ये वाला सवाल करिए, करिए जी। देखिए मेरे बच्चों, यहां से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का हल्का सा नॉलेज आएगा। सवाल में कह रहा है क्या कि एक आदमी ने बैंक से 3,000 रुपये उधार लिए। एक आदमी ने बैंक से 3,000 रुपये उधार लिए। अब सवाल में कह रहा है कि बैंक उससे 30% की दर से ब्याज वसूल करेगा और हर साल के आखिरी में वो 1,000 रुपये दे रहा है। तो बैंक अगर हर साल 30% वसूल करेगा तो मेरे बच्चे 3,000 का 30% निकालोगे तो 3,000 का 30% हुआ 900। तो इसका मतलब ये बना कि पहले साल जो ब्याज लेगा वो लेगा 900 यूनिट, ना 900 रुपए, क्योंकि पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगेगा। यानी अगर पहले साल के आखिरी में उसे पैसे चुकाने हो तो उसे चुकाने होंगे 3900 रुपए, उसे चुकाने होंगे 3900 रुपए। लेकिन कहता है जी वो साल के आखिरी में आता है और 1,000 रुपए देके चला जाता है, तो बैंक में अब उसका कर्जा कितना बच गया मेरे बेटे? तो आप कहेंगे जी अब कर्जा बच गया जी 2900 का, क्योंकि पहले साल के आखिरी में उस पर कर्जा था 3900 का। 1,000 रुपए दे दिए थे जी, 2900 का कर्जा बच गया। तो मेरे बच्चों जो दूसरा साल है, दूसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस रेट से लगेगा? 30% से, क्योंकि तीनों साल रेट 30% है। तो 2900 का 30% होगा जी 870। यानी मेरे बच्चे दूसरे साल जो उसे ब्याज देना है, दूसरे साल जो उसे ब्याज देना है वो देना है 870 रुपए। अगर दूसरे साल ब्याज 870 देना है तो 2900 में 870 जोड़ेंगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 3770। ये आएगा मेरे शेरों 3770 रुपए, है ना। यानी 2900 का 30% निकालोगे तो ये आएगा 870। 2900 में 870 जोड़ा तो ये आया 3770। यानी दूसरे साल के आखिरी में बैंक कहेगा बेटे तेरे पे कर्जा है 3770 का। कह रहा है जी वो दूसरे साल के आखिरी में आया, फिर से 1,000 रुपए पकड़ा गया बैंक को। अब कितने का कर्जा बच गया जी? तब आप कहेंगे जी 3770 में 1,000 चला गया तो बचा जी 2770। यानी अब जो बैंक ब्याज लेगा वो 2770 पे लेगा। किस रेट से जी? 30% से। तो 30% निकालेंगे इसका तो ये आएगा 831। यानी तीसरे साल इसे जो ब्याज देना होगा वो 831 देना होगा। तो 2770 में 831 जोड़ेंगे आएगा 3601। तो यानी तीसरे साल के आखिरी में उसके ऊपर कुल मिला के 3601 रुपए का कर्जा है। 3601 रुपए का कर्जा। और मेरे प्यारे बच्चों वो यही सवाल में पूछ रहा है कि बताइए भाई तीसरे साल के आखिरी में वो कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तीसरे साल के आखिरी में कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तीसरे साल के आखिरी में कितना पैसा लौटाए कि उसका कर्जा खत्म हो जाए। तो आंसर होगा जी 3601 दे दे तीसरे साल के आखिरी में, उसकी कहानी खत्म, कर्जा खत्म।
समझो जी आराम से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको उड़ाना होता, कैसे भैया जी? एक्स मान के, तो कैसे करते भैया जी हम? तो मैं इसको ऐसे कहता कि भाई देखो, एक आदमी ने 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए, तो पहले साल में उसे जो ब्याज देना पड़ेगा वो 30% की रेट से देना होगा। 30% की रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ना फ्रैक्शन हुई 3/10। यानी अगर 10 रुपए उसने उधार लिया है तो 30% की दर से 3 रुपए उसे ब्याज देना होगा। 10 रुपए उधार लिया तो यह 3 रुपए उसे ब्याज देना होगा, तो इसका मतलब 13/10। इतना पैसा मेरे बच्चों उसके सर पे चढ़ जाएगा कर्जा। पहले साल के आखिरी में उस पर जो कर्जा होगा वो 13/10 होगा। कैलकुलेट भी करोगे, जीरो से जीरो 13×3 = 3900, यानी पहले साल के आखिरी में उस पर जो कर्जा है मेरे बच्चे वो कितना है? 3900। कह रहा जी आया 1,000 रुपए दे के निकल गया। आया बाबू 1,000 रुपए दे के निकल गया, बहुत बढ़िया। अब दूसरे साल बैंक जो ब्याज लेगा वो इस पैसे पे लेगा। दूसरे साल जो है ब्याज लेगा इस पैसे पे लेगा। किस रेट से लेगा जी? वही 30%, 3/10। तो इस पे 3/10 ब्याज लगाओगे, यानी 10 रुपए अगर दूसरे साल उधार लिया है तो 3 रुपए ब्याज हो गया, तो दूसरे साल के आखिर में 13/10 बन जाएगा। तो दूसरे साल के आखिर में उसे जो कर्जा चुकाना होगा मेरे बेटे, इतना चुकाना होगा। आप कहे नहीं समझ पाए, तो देखो कैसे। इसे गुना करोगे तो 3900, 3900 में से 1,000 गया 2900। 2900 का 13/10 निकालोगे, या इसको इससे गुना करोगे 3770 आएगा। तो देख लो दूसरे साल आप पे कर्जा है भी कितना? 3770। हाँ ना। अब कहते हैं जी भैया दूसरे साल आए और 1,000 रुपए देके चल दिए। दूसरे साल के आखिरी में आए और 1,000 रुपए देके चल दिए, बहुत सुंदर जो। अब कह रही है भैया दूसरे साल के आखिर में आके 1,000 रुपए देके चल दिया, तो भैया तीसरे साल अब इस पे ब्याज लगेगा। किस रेट से लगेगा जी? वही 3/10, यानी 30%। यानी 10 रुपए उधार है तो 3 रुपए उस पर ब्याज लगा देगा बैंक अगले साल। तो ये कितना बन जाएगा? फिर से 13/10 बन जाएगा। तो तीसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो जाएगा। और वो यही पूछ रहा है कि तीसरे साल के आखिरी में कितना कर्जा हो कि सिस्टम ही खत्म कर दें। तो भाई से सोल्व करेंगे तो सिस्टम खत्म। हाँ है ना। सोल्व करोगे इसे तो आएगा 3601। प्रेम प्यार से बात को समझिए आराम से।
आइए जी। पढ़िए जी आराम से। आराम से पढ़िए, फिर मैं कराता हूं। पंकज भाई, एडवांस आप लोगों का 7 तारीख का, 7 नवंबर का देखियो पियो, सोमवार है क्या है? दिवाली के बाद 7 तारीख, क्योंकि मेरे हर एक बैच 7 तारीख को आता है, उसमें सुबह एडवांस स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। क्या आ रही तारीख 7 तारीख की? 7 तारीख का संडे। हाँ तो 8 तारीख से शुरू करेंगे भाई तुम्हारा एडवांस मॉर्निंग में नंबर सिस्टम से। आइए जी। देखिए, उम्मीद है मेरे दोस्तों आपने समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा। क्या रास्ता मालूम तुम्हें। देखिए जी, एक वर्ड है यहाँ पे, सुभाष परचेज ए रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे ₹1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग। कहता है सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 तो खरीदने के वक्त ही देने होंगे। वैसे भी इस बात को ध्यान दीजिए, एक शब्द होता है कैश डाउन पेमेंट, हिंदी में से कहते हैं नगद तत्काल भुगतान। नगद तत्काल भुगतान, नगद तत्काल भुगतान, कैश डाउन पेमेंट क्या रहता है जी? इसका मतलब होता है कि जब आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट तो उसी समय दे देते हैं और बाकी अमाउंट का आप लोन कर लेते हैं या फाइनेंस कर लेते हैं। फाइनेंस कर लेते हैं, बाकी पैसे का ब्याज पे ले लेते हैं। तो जो कुछ अमाउंट आप उसी समय पे कर देते हैं उसको हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की कोई बाइक खरीदी, तो बाइक वाला कहेगा बाबूजी इसमें 10,000 तो दे दो आप, हाथ क्या था भी कैश डाउन पेमेंट, बाकी जो 40,000 हुआ इसका बैंक से करा देंगे आपका लोन इसकी किस्तें बना देंगे। तो ऐसे ही सवाल में कह रहा है कि भैया जो रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए अगर रेफ्रिजरेटर की कीमत ₹P है तो इसमें से 1620 तो अभी दे दो। ये तो हो गया सर कैश डाउन पेमेंट, यानी ये तो अभी दे दो। बाकी जो पैसा बच गया तो कितना बचा? P-1620। कहता है इस चीज को करा लो बैंक से फाइनेंस, इस चीज को मेरे बच्चों करा लो बैंक से फाइनेंस, मतलब इसका आप करा लो लोन। तो भाई इसने लोन करा लिया, कितने का कराया जी? P-1620 का। किस रेट से कराया मेरे बच्चे? 10% की रेट से। 10% की फ्रैक्शन क्या हुई जी? 1/10। तो इस बात का मतलब ये हुआ मेरे शेरों कि 10 रुपए अगर उधार लेगा तो बैंक हर साल उस पर ₹1 ब्याज जोड़ेगा। हर प्रिंसिपल पे 10 यूनिट प्रिंसिपल पे एक साल में 1 यूनिट ब्याज जोड़ेगा। तो एक साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 11/10, यानी एक साल के बाद उस पर इतना कर्जा हो जाएगा। सवाल में कह रहा है जी वो एक साल के आखिर में आया और 2178 दे के चला गया, यानी पहले साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया था, इसमें से 2178 चुका दिए। 2178 चुका दिए तो दूसरे साल फिर इतने पे कर्जा, मतलब इतने पे ब्याज लगेगा, हाँ है ना? दूसरे साल मेरे बच्चे इतने पे ब्याज लगेगा, हाँ है ना? भाई पहले साल लगा इस पे ब्याज, तो इतना मिश्र धन बन गया, इसमें से इतने रुपए पहले साल के आखिरी में देके चला गया, तो अब जो बचा अमाउंट उस पे ब्याज लगेगा दूसरे साल। जैसे आप ये समझो कि हम वो 30,000 वाला कर रहे, 3,000 वाला कर रहे थे, कहां गया, यहां कर रहे थे कि भाई 3,000 उधार लिया है तो पहले साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया, उसमें से 1,000 चुका दिया, तो अगले साल जो ब्याज लगेगा वो इतने पे लगेगा घटे हुए पे, है ना? अब देखिए जी आगे
किस रेट से लगेगा जी? रेट वही रहेगी जी 10%, यानी 10 यूनिट अगर प्रिंसिपल है दूसरे साल का तो 1 यूनिट उस पर ब्याज लगेगा, मतलब 11/10 हो जाएगा। तो मेरे भाई दूसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया। कह रहा जी दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। दूसरे साल के आखिर में आया और 2299 रुपए दे के चल दिया। तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल के आखिर में अगर 2299 रुपए दे दिया तो अब इतना प्रिंसिपल बच गया, है ना? अब इतना प्रिंसिपल बच गया, तेरी मेरी, अब इतना मूलधन बच गया। मतलब अगले साल अब इतने पे ब्याज लगेगा तीसरे साल। किस रेट से लगेगा जी? फिर वही कहानी 10%, यानी 10 रुपए उधार लिया तो 1 रुपया ब्याज दे दो, तो तीसरे साल हो जाएगा फिर 11/10। तो तीसरे साल के आखिरी में इतना उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। अब कहता जी तीसरे साल फिर से आता है 2662 रुपए देता है और कहता है जी कर्जा खत्म कर लेता है। कर्जा खत्म कर लेता है मतलब अब उसके ऊपर 0 रुपए कर्जा हो गया, यानी जैसे ही तीसरी किस्त दी कर्जा 0। जैसे ही मेरे बच्चों तीसरी किस्त दी कहता है जी कर्जा हो गया 0 रुपए, है ना? भाई इतने रुपए का फ्रीज था, उसमें से ये तो दे दिया हाथ की हाथ, ये दे दिया पहले साल, ये दे दिया दूसरे साल, ये दे दिया तीसरे साल, और ये पैसा देने के बाद कहता है कर्जा खत्म हो गया, मतलब अब कर्जा रह गया 0 रुपए। तो सोल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे प्रिंसिपल का। आप कहेंगे सर बहुत लेंदी, मैं भी जानता हूं बहुत लेंदी, पेपर में मैं ऐसे नहीं करवाने वाला हूं, कल बताऊंगा इसका शॉर्टकट तरीका, लेकिन अभी आप बातें समझिए। करिए भैया। करिए भैया। आइए जी। देखिए जी, कह रहा है मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कहता है एक आदमी ने वादा किया ए मैन परचेज ए मोटर बाइक
फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मान लेते जी जो मोटर बाइक उसने खरीदी उसकी कीमत थी ₹P, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जी 20%, यानी फ्रैक्शन हुई 1/5। अब कहानी ये है कि मेरे बेटे यहाँ कोई कैश डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो ₹P की अगर बाइक खरीदी और सारा ही उसने फाइनेंस करा लिया तो पहले साल ₹5 अगर प्रिंसिपल है तो ₹1 ब्याज लग जाएगा, तो पहले साल के आखिरी में कर्जा हो जाना था उस पर 6/5। लेकिन सवाल में कह रहा जी पहले साल के आखिरी में आया और ₹10,800 की एक किस्त दे दी, पहली किस्त दे दी, तो दूसरे साल अब बचे हुए पे ब्याज लगेगा किस रेट से, वही 20% यानी 1/5, यानी 5 है तो ₹1 फिर ब्याज चढ़ जाएगा, तो दूसरे साल के आखिरी में इतना कर्जा हो गया। अब कहता भैया दूसरे साल के आखिर में आया है और फिर 10,800 की एक और इंस्टॉलमेंट पे कर गया। अब भैया दूसरे साल के आखिरी में अब इतना बचा, तो तीसरे साल अब इस बचे हुए पे ब्याज लगेगा किस रेट से, 20%, यानी 5 पे 1 ब्याज, तो तीसरे साल इस पे ब्याज लगेगा 6/5 के हिसाब से। तो तीसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो गया। कहता तीसरे साल के आखिर में आया और फिर 10,800 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और देने के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद कर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि सवाल में कहा है ना कि भाई 20% की रेट से 10,800 रुपए की 3 बराबर किस्तों में पैसे चुका दिए। चुका दिए मतलब प्रिंसिपल में से पहला हिस्सा ये गया, दूसरा हिस्सा ये गया, तीसरा हिस्सा ये गया, तीसरी किस्त देते ही कर्जा खत्म। सोल्व करेंगे प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन हो रही है ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। करिए भैया जी। कहता एक आदमी ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया। 25,220 रुपए का कोई धन मेरे प्यारे बच्चों उधार लिया। कहता जी 5% की दर से 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता है। 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो हर एक किस्त की कीमत ज्ञात करो। मान लेते हैं लेट ईच इंस्टॉलमेंट इज एक्स। मान लेते हैं जी हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो एक्स है। तो अगर 25,220 रुपए का कर्जा उसने लिया है बैंक से, तो भैया पहले साल ब्याज लगेगा 20 पे 21/20 हो जाएगा, यानी पहले साल के आखिर में 21/20 कर्जा हो जाएगा। अब कह रही है भैया पहले साल के आखिर में आया और x रुपए की किस्त देके चल दिया, दूसरे साल अब इतने पे ब्याज लगेगा, है ना। दूसरे साल फिर से वही 5% यानी 1/20 मतलब 21/20 हो गया। दूसरे साल के आखिर में इतना कर्जा। अब कहता है दूसरे साल के आखिर में फिर आया और x रुपए देके चल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ भाई
कि तीसरे साल इतने पे ब्याज लगेगा, किस रेट से, वही 5%, यानी 1/20 21/20 हो जाएगा। तो तीसरे साल के आखिर में इतना कर्जा हो जाएगा। अब कह रहे जी तीसरे साल के आखिर में आया और x रुपए देके कर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि x रुपए की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे की है ना। तो भैया इसका मतलब कर्जा 0 हो गया। सोल्व करके x की वैल्यू निकाल। तो मेरे भाइयों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल इसको कंप्लीट कराएंगे, उसका परसों फिर इसका दूसरा तरीका बताएंगे। कर दे भाई।